welcome back to my channel. So after quite a long time I am back with another explanatory video of class 6. आज की क्लास 6 आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 था दैट वाज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेकआउट कर सकते हैं. सो अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, जो आपकी बुक में भी दिया गया है. In the 1820s, a British adventurer Charles Mason first saw the moons in Harappa. 1820s की अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब एक ब्रिटिश एडवेंचरर थे जो चार्ल्स मैसन. ठीक है, चार्ल्स मैसन ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने हरप्पा में मून्स देखे. अब व्हाट इज हरप्पा? हरप्पा एक विलेज है. ठीक है, हरप्पा इज अ विलेज जो कि आज के समय में पाकिस्तान में पाया जाता है. हरप्पा इज अ विलेज इन पाकिस्तान. कब का पाकिस्तान? प्रेजेंट डे पाकिस्तान. आज के समय में जहाँ पर पाकिस्तान है वहाँ पर एक विलेज है हरप्पा नाम का. ठीक है, तो वहाँ पर 1820s के समय में, आज का जो पाकिस्तान है उसमें जो विलेज है हरप्पा, 1820s में ब्रिटिश एडवेंचरर ने चार्ल्स मैसन ने वहाँ पे सबसे पहले क्या देखे थे? मून्स देखे थे. ऑलमोस्ट अ सेंचुरी लेटर, यानी ऑलमोस्ट, सेंचुरी से मेरा मतलब है 100 ईयर्स, ऑलमोस्ट 100 साल बाद क्या हुआ? 1920s में. ठीक है, 1920s में हरप्पा और मोहनजोदारो को, हरप्पा और मोहनजोदारो ये दो साइट्स हैं इंडस वैली की, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. तो जो ये साइट थी हरप्पा और मोहनजोदारो, इनको एक्सकावेट किया गया था. किसने एक्सकावेट किया था? दयाराम साहनी और एंड आर डी बैनर्जी. दयाराम साहनी और आर डी बैनर्जी ये दो आर्कियोलॉजिस्ट थे. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सकावेट किया था 1920 के आसपास हरप्पा और मोहनजोदारो को. हरप्पा और मोहनजोदारो क्या है? दे बोथ आर इंडस वैलीज इंपॉर्टेंट साइट्स. ठीक है, अब जो ये एक्सकावेशंस थी किसकी गाइडेंस में कैरी करवाई गई थी? जो ये एक्सकावेशंस थी ये सर जॉन मार्शल की गाइडेंस के अंडर करवाई गई थी. ठीक है, यानी एक्सकावेशन करी किसने? दयाराम साहनी और आर डी बैनर्जी ने, बट उनको गाइड किसने किया था? उनको गाइड किया था सर जॉन मार्शल ने. The discovery of the Indus Valley civilization and the subsequent the discovery of the Indus Valley civilization and the subsequent excavations of the Indus sites led historians and archaeologists to conclude that a great civilization existed in India around 4500 years ago. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई और जो सब्सिक्वेंट एक्सकावेशंस हुई इंडस साइट्स की, उसकी हेल्प से जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको ये कंक्लूड उन्होंने किया कि एक बहुत बड़ी, यानी बहुत ज़्यादा ग्रेट सिविलाइजेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती थी. कहाँ पे एग्जिस्ट करती थी? इंडिया में. कितने समय पहले करती थी? अराउंड 4500 ईयर्स अगो. However, recent excavations at Bhirana in Haryana have led experts to believe that the Indus Valley civilization is about 8000 years old. ये तो हमें पता चला कि पहले क्या माना जाता था, ये प्रीवियस है. बट अभी अगर करंट बात करें, जो करंट एक्सकावेशंस पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट सेज कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है दैट इज नॉट 4500 ईयर्स ओल्ड बट 8000 ईयर्स ओल्ड. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो रिसेंट एक्सकावेशंस हुई हैं भिराना में. भिराना कहाँ पर है? भिराना इज लोकेटेड इन हरियाणा. तो हरियाणा में एक भिराना नाम की जगह है जहाँ पे जो एक्सकवेशंस हुई हैं उसकी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये अब बिलीव करना शुरू कर दिया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये अराउंड 8000 यानी 8000 साल पुरानी है. इस वजह से जो भिराना है दैट हैज इमर्ज्ड टू बी द ओल्डेस्ट इंडस साइट. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेम द ओल्डेस्ट इंडस साइट, तो इसका आंसर होगा भिराना. ठीक है, भिराना कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन हरियाणा. अब आई कम टू अ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मेन साइट्स.
For many years after the discovery of Harappa, Mohenjo-daro and other nearby sites, it was believed that this civilization was limited to a small area near river Indus. बहुत साल बाद जब हरप्पा मोहनजोदारो और इनके आसपास की जो नियर बाय साइट्स थी उनकी जो एक्सकवेशन हो गया, उनका डिस्कवरी हो गया, उसके बाद बहुत सालों तक ये माना जाता था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये स्मॉल एरिया तक लिमिटेड थी, यानी वो बहुत छोटी जगह पे थी, अब बहुत ज़्यादा एरिया उसने कवर नहीं किया था। स्मॉल एरिया कहाँ पर, रिवर इंडस के पास का एक स्मॉल एरिया पे वो थी। लेकिन जो बाद में एक्सकवेशंस हुई उसकी वजह से ये पता चला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक बहुत बड़े, जितना एस्टिमेट किया गया था उससे बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया पे स्प्रेड थी। अब अगर मैं बात करूँ मेन साइट्स की तो उसके अंदर ये कुछ मैंने पॉइंटर्स में लिख रखा है, आपकी बुक में पॉइंटर्स में नहीं है, देयरफॉर आई वुड रिकमेंड कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंडस रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन, अब इंडस रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन का मतलब जहाँ जहाँ इंडस के हमें कुछ ऐसा वहाँ पे एक्सकवेशन से पता चला कि मतलब हमें कुछ वहाँ पे एक्सकवेट करके ऐसा पता चला जिस विच कैन बी रिलेटेड लिंक्ड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब वो कौन कौन सी जगहों पे हुआ, सबसे पहले कम्स कोट डीजी अमरी एंड चन्हू-दारो, ये जो तीनों जगह हैं ये कहाँ पर हैं, आज के समय में पाकिस्तान में है ये, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू हरियाणा इंडिया में, वी ऑल नो। इसमें क्या कौन कौन सी जगह हैं, राखीगढ़ी, बनावली और भिराना, ठीक है। फिर पंजाब में रूपर, आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में, वी ऑल नो उत्तर प्रदेश इज अगेन इन इंडिया। तो उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर। राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो कालीबंगन में एक साइट पाई गई है इंडस की। एंड टॉकिंग अबाउट गुजरात में 4 मेन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली की, लोथल, रंगपुर। लोथल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये भी मैं आगे फर्दर चैप्टर में बताऊंगी आपको। रोजड़ी एंड धोलावीरा ये कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात इज अगेन इन इंडिया, राइट। तो बहुत सारी और जगहों पर भी पाया गया, बट जो मेजर इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो यही सारी साइट्स थी, ठीक है। सिंस द मेन साइट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने इसको येलो में लिखा हुआ है। सिंस द मेन साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी जो मेन साइट्स थी वो कौन सी थी, वो थी हरप्पा और मोहनजोदारो। इस क्योंकि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन साइट्स हरप्पा और मोहनजोदारो पाई गई थी नियर द वैली ऑफ रिवर इंडस, रिवर इंडस की जो वैली है उसमें पाई गई थी। इस वजह से जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको नाम दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले तो व्हाई इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड सो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाई इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। व्हाई, बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहली साइट, फर्स्ट साइट एक्सकवेट करी गई थी दैट वॉज हरप्पा। अब मैं अगर सोर्सेज की बात करूं तो मच ऑफ अवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब जैसे अगर मेरी चैप्टर 1 की वीडियो देखी है या आपने खुद भी उस चैप्टर को पढ़ रखा है तो यू मस्ट बी नोइंग कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। एक होते हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज और एक होते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। चैप्टर 1 जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था उस चैप्टर में लिटरेरी भी कुछ सोर्सेज हैं, कुछ सोर्सेज उसमें आर्कियोलॉजिकल भी हैं। लेकिन जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी डेसिफियर नहीं करी गई, यानी वो अभी ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करी गई जो हम समझ सकते हैं, बिकॉज नो बडी हैज टिल नाउ बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन रिटन इन दोज स्क्रिप्ट्स। देयरफॉर बहुत सारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉलेज है वो अभी हिडन है और इस वजह से वी डू नॉट हैव मच ऑफ दी, मतलब लिटरेरी सोर्स हमारे पास है बट उसका मतलब क्या है वी डू नॉट नो दैट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। कौन कौन से हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, टॉकिंग अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक तो हो जाते हैं आपकी ग्रैनरीज एट हरप्पा, ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में पाया जाता है, आर्टिफैक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स वगैरह वगैरह, सच एज ऑर्नामेंट्स, पॉट, स्टैचू, सील्स और बहुत सारी चीज़ें।
Now moving forward with the periods, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एट दैट फ्लरिश्ड रफली बिटवीन, कब फ्लरिश की थी वो, रफली बिटवीन 2500 BCE and 1500 BCE. At some places it is continued even after this period. जो हम ब्रॉड एरिया ले सकते हैं, ये हमारा ब्रॉड पीरियड ऑफ टाइम है जो हम ले सकते हैं, दैट इज 2500 BCE टू 1500 BCE. बट कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ जो साइट्स थी वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन इवन इस पीरियड के बाद भी एग्जिस्ट करा है. इट एग्जिस्टेड अराउंड द सेम टाइम. जब दुनिया में जब एक जगह इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, और चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन थी, अराउंड द सेम टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती थी. अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मुझे कहना चाहिए, कहीं ना कहीं से शॉर्ट क्वेश्चन के रीजन कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता ज़रूर है. मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेट मी टेल यू, मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स में लिख रखे हैं, अगेन वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. जो ये पॉइंटर्स हैं आपकी बुक में भी दिए हुए हैं इस टॉपिक के लिए. द मेन रोड्स रन पैरेलल टू ईच अदर. जो मेन रोड्स थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी. पैरेलल, आई होप आप लोग क्लास 6 के बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए. पैरेलल इज, जैसे आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी होगी, जैसे आप रोड देखोगे तो पैरेलल वो दो चीज़ें हो, दो लाइंस अगर आप बात करें, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस होती हैं जो इनडेफिनेटली आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अगर वो इंटरसेक्ट कर देंगी तो काइंड ऑफ वो क्रॉस बनाएंगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस विल कंटिन्यू. जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो रोड का. यूजुअली जो रोड होती है दे आर पैरेलल, वो चलती जाती है एंड नेवर एवर इंटरसेक्ट. ठीक है, ऐसी जो मेन रोड थी वो एक दूसरे के पैरेलल होती थी. जो स्मॉलर स्ट्रीट्स थी वो मेन रोड्स को राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती थी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेन रोड्स खुद पैरेलल थी, बट जो स्मॉलर स्ट्रीट्स थे वो इंटरसेक्ट करते थे मेन रोड्स को राइट एंगल्स पे. इस वजह से, इस तरह से जो पूरी सिटी होती थी, सपोजिंग आप हड़प्पा जो सिटी थी उसी की बात ले लेते हैं हम लोग. मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ. आप यूजुअली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हर सिटी में ऐसे ही होता था. ठीक है, तो हड़प्पा सिटी का मैं ले लूँ. हड़प्पा सिटी में जो मेन रोड्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल रहती थी, लेकिन जो स्मॉलर स्ट्रीट्स होती थी वो मेन रोड्स को राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती थी. राइट एंगल्स है मेरा मतलब, राइट एंगल्स ये भी आपको पता होना चाहिए. राइट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्रीज का मेजर बनाते हैं. ठीक है, तो क्योंकि स्मॉलर स्ट्रीट्स 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट कर देती थी मेन रोड्स को, इस वजह से जो पूरी सिटी होती है, जैसे पूरा जो हड़प्पन सिटी थी, दैट वाज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स की सीरीज में डिवाइडेड होती थी. अब जो मेन रोड्स थी दे वर वाइड. मेन रोड जो थी वो चौड़ी होती थी 8 to 10 मीटर्स, और वो कॉर्नर्स पे कर्व्ड होती थी. क्यों कर्व्ड होती थी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. Why were the main roads curved at the corners? The main roads were wide. कितनी वाइड थी वो, 8 to 10 मीटर्स वाइड थी, बट एट द सेम टाइम वो कर्व्ड होती थी. कहाँ पे कर्व्ड होती थी, दे वर कर्व्ड एट द कॉर्नर्स फॉर हेवी कार्ट्स. हेवी कार्ट्स के लिए, ताकि जो हेवी कार्ट्स है वो ईजिली टर्न हो सके, इस वजह से वो कॉर्नर्स पर टर्न होती थी. रोड्स के साइड पे, रोड्स के साइड में स्ट्रीट लैम्प्स होते थे. सॉरी, रोड के साइड में नहीं, रोड्स पर स्ट्रीट लैम्प्स होते थे, और जो हाउसेज होते थे, घर जो होते थे, वो स्ट्रीट के दोनों साइड पे होते थे. नहीं, राइट साइड पे भी होते थे और लेफ्ट साइड पे भी होते थे. जो बेक्ड ब्रिक्स होती थी ऑफ गुड क्वालिटी, बेक्ड ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की जो बेक्ड ब्रिक्स थी उनका हम यूज़ करते थे हाउसेज और बाकी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने में. आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्क में हम यूज़ इसको करते थे. कंस्ट्रक्शन वर्क में हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम यूज़ करते थे बेक्ड ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी. यहाँ पे एक कीवर्ड है बेक्ड ब्रिक्स और गुड क्वालिटी. अगर आप क्वालिटी लिखोगे, गुड नहीं लिखोगे, यू विल लूज योर मार्क्स. ठीक है, तो गुड क्वालिटी के बेक्ड ब्रिक्स यूज होते थे. अब मैं बात करती हूँ सिटाडेल और लोअर टाउन की. ये कंप्लीटली ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब मुझे अज्यूमिंग कि आपको ये नहीं आता है.
सिटाडल एंड द लोअर टाउन। मोस्टली जो इंडस सिटीज थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब सारी सिटी का वी कैन नॉट से, ना हम एक एक सिटी का पढ़ सकते, बट ऑन एन एवरेज जो सारी सारी इंडस सिटीज थी दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कौन कौन सा थे वो दो पार्ट? एक तो वो था सिटाडल एंड दूसरा वाज लोअर टाउन, ठीक है। सेकेंड वाज लोअर टाउन। अब जो ये सिटाडल था दैट वाज बिल्ट ऑन अ रेज्ड ग्राउंड। जो सिटाडल था ये बना हुआ था रेज्ड ग्राउंड पे। इट वाज एनक्लोज्ड बाय हाई वॉल्स। जो सिटाडल था एक तो हमने ये पढ़ा कि वो रेज्ड ग्राउंड पे था, और दूसरी चीज़ वो हाई वॉल्स पे एनक्लोज्ड था, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलता था। जो सिटाडल का वो प्रोटेक्टेड रहता था, किस समय? फ्लड्स के समय में वो प्रोटेक्टेड रहता था। इसमें जो सिटाडल था उसमें क्या होती थी? उसमें पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स और ग्रैनरीज होती थी। ऐसा माना जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेरियस फैसिलिटीज अवेलेबल हेयर कि जो रूलिंग क्लास यानी जो एकदम टॉप मोस्ट क्लास थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो यहाँ पर रहती थी। अब जो लोअर टाउन है दैट वाज एट अ लोअर हाइट। जो सिटाडल था जैसे मैंने बताया कि वो रेज्ड ग्राउंड पे था, तो वो ऊंचा था एज कंपेयर टू द लोअर टाउन। जो लोअर टाउन था उसकी हाइट कम थी सिटाडल से, बट एरिया में वो ज़्यादा बड़ा था सिटाडल से। इट हैड स्मॉल बिल्डिंग्स एंड हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपल। अब क्योंकि सिटाडल सिर्फ रूलिंग क्लास वाले लोगों के लिए था, यानी जो ऐसे लोग जो रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे उनके लिए था, इस वजह से वो कम एरिया था क्योंकि वहाँ पे कम लोगों को रहना था। बट जो कॉमन पीपल थे वो ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वहाँ पे स्मॉल बिल्डिंग्स और हाउसेस पाए जाते हैं और वो ज़्यादा बड़ा था एरिया में। बिल्डिंग्स ऑन द सिटाडल। हड़प्पा में सिटाडल पर जो बिल्डिंग्स थी, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे दो टॉपिक आप पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप बिल्डिंग्स ऑन द सिटाडल इन हड़प्पा एंड बिल्डिंग्स ऑन द सिटाडल इन मोहनजोदारो, और ऐसे ही सिमिलरली फॉर द लोअर टाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटाडल पे, हड़प्पा में। अभी हम सिर्फ स्पेसिफिकली हम किसी सिटी की बात नहीं कर रहे हैं सिवाय हड़प्पन सिटी की, ठीक है। Amongst the most impressive buildings found in Harappa are the 2 rows of 6 granaries each. हड़प्पा में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, नहीं बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, बट उसमें से जो सबसे अच्छी है दैट आर द 2 rows of 6 granaries each. 2 rows of 6 granaries each. दो रो जिसमें हर एक ग्रैनरी में हर एक रो में 6 ग्रैनरीज होती हैं, जिसको हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? वी नो इट बाय द नेम ऑफ ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है। इट वॉज यूज टू स्टोर, ये यूज क्यों होता था? अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट वॉज यूज टू स्टोर सरप्लस ग्रेन्स, ऐसे ग्रेन्स जो आपके पास इन फ्यूचर आपको काम आ सकते हैं। सरप्लस का वही मतलब हो, ठीक है। तो जो सरप्लस ग्रेन्स थे उनको यहाँ पे रखा जाता था, ग्रेट ग्रैनरी में स्टोर किया जाता था, रखते थे, या आप कह सकते हो स्टोर करा जाता था सरप्लस ग्रेन्स को। और जो सरप्लस ग्रेन्स थे ये कब काम आते थे? फ्लड और फेमाइन। फ्लड यानी जब बाढ़ आती थी, और फेमाइन का मतलब शायद आपको ना पता, फेमाइन इज जब एक तरह से उसको हिंदी में हम कहते हैं भुखमरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फेमाइन का मतलब होता है कि मतलब खाने की बहुत ज़्यादा कमी होना। Granaries were built close to rivers so that grains could be transported easily to the boats. अब जो ग्रैनरीज होती थी वो रिवर्स के बहुत ज़्यादा पास बनाई जाती थी। क्यों? ताकि जो ग्रेन्स हैं वो ईजिली बोट्स तक ट्रांसपोर्ट किए जा सकें। ये एक गिव रीज़न है विच frequently is asked in the examinations. Archaeologists have found circular brick platforms. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पाए हैं ग्रैनरीज के पास, जो कि माना जाता है कि यूज़ किए जाते हैं थ्रेशिंग ग्रेन के लिए, ग्रेन को थ्रेश करने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ कीवर्ड, डू नॉट मिस इट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है थ्रेशिंग ग्रेन। जो ग्रेन होता था उसको थ्रेश करने के लिए यूज़ किए जाते थे सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। और बहुत सारी फर्नेसेस भी पाई गई हैं जहाँ पर मेटल वर्कर्स ऑब्जेक्ट बनाते थे। फर्नेसेस क्या होती है? वो जगह होती है जहाँ पे मेटल वर्कर्स कुछ ना कुछ सामान बनाते थे। ये किसके लिए जगह है? दिस प्लेस इज बेसिकली मेंट फॉर द मेटल वर्कर्स। बहुत ज़्यादा न्यूमरस मेनी
2 रूम क्वार्टर्स, 2 कमरे के क्वार्टर्स पास में पाए गए हैं, जो कि यूजुअली ऐसा एस्टिमेटेड है जो एकदम लोअर क्लास के लोग होते थे, लेबरर्स, उनके लिए था। बिल्डिंग ऑन द सिटाडेल, अभी मैंने आपको इस स्लाइड पे क्या पढ़ा है, आई टॉट यू द बिल्डिंग्स ऑन द सिटाडेल इन हड़प्पा। अब हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग्स ऑन द सिटाडेल इन मोहनजोदारो। अ लार्ज ग्रैनरी हैज बीन फाउंड इन मोहनजोदारो, एक बहुत बड़ी ग्रैनरी पाई गई है मोहनजोदारो में, बट इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हड़प्पा में ग्रैनरी है हम सिर्फ उसको ग्रेट ग्रैनरी कहते हैं। मोहनजोदारो की भी सिमिलर थी, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है। लाइक द ग्रैनरी इन हड़प्पा, जैसे कि हड़प्पा में जो ग्रैनरी है उसकी तरह ही माना जाता है कि जो मोहनजोदारो में ग्रैनरी है, दैट वुड हैव ऑल्सो बीन यूज्ड टू स्टोर फूड ग्रेन्स। मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर, अभी ये मोहनजोदारो का जो लार्ज ग्रैनरी है ये इंपॉर्टेंट है बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का, ग्रेट बात है। हड़प्पा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था आपका, था ग्रेट ग्रैनरी, और मोहनजोदारो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ग्रेट बात है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है और रिजेंबल करता है एक स्विमिंग पूल को। मोहनजोदारो में रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ग्रेट बात। ग्रेट बात क्या है, बेसिकली इट इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है जो कि शेप में रेक्टेंगुलर है और ये रिजेंबल करता है एक स्विमिंग पूल को, ठीक है। इट रिजेंबल्स अ स्विमिंग पूल। ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है बेक्ड ब्रिक से, बेक्ड ब्रिक से बना हुआ है, और ये वाटर टाइट बनाया गया। वाटर टाइट बनाया गया, किससे वाटर टाइट बनाया गया, ये फिलिप्स में आता है। एंड हैज बीन मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ बिटुमेन और टार। बिटुमेन और टार जो होता है इसकी लेयर से इसको क्या बनाया गया, वाटर टाइट बनाया गया। अब टार क्या होता है, टार तो नहीं, टार इज नथिंग बट आप कह सकते हो बिटुमेन के टाइप का ही होता है, बट बिटुमेन इज बेसिकली एक ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस होता है विच इज यूज फॉर कवरिंग रोड्स। रोड्स को कवर करने के लिए जो हम यूज करते हैं ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस, उसको हम बिटुमेन कहते हैं। सेम बिटुमेन जिसको हम टार भी कहते हैं, उसकी हेल्प से ये ग्रेट बाथ वाटर टाइट बनाया गया था। ये इसके रूम्स थे साइड में, ग्रेट बाथ के में रूम्स थे साइड में, किस लिए थे ये ऐसा हम मानते हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, दिस इज अजम्पशन कि बेसिकली ये रूम्स थे कपड़े चेंज करने के लिए, फॉर चेंजिंग क्लॉथ्स। ग्रेट बाथ वॉज परहैप्स यूज्ड फॉर बेदिंग ऑन स्पेशल ओकेजन। जो ग्रेट बात है ये माना जाता है क्योंकि यहाँ पे रूम्स भी हैं और इट्स काइंड ऑफ अ स्विमिंग पूल, तो ये अजम्पशन है कि इट इज़ यूज्ड फॉर बेदिंग ऑन स्पेशल ओकेजन्स। यूज़ किया जाता था स्पेशल ओकेजन, यानी कोई अगर फेस्टिवल हुआ या कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन हुआ वहाँ पे स्पेशल, तब वहाँ पे यूज़ किया जाता था ग्रेट बाथ को। अनदर फेमस बिल्डिंग इज असेंबली हॉल। असेंबली हॉल दूसरी फेमस बिल्डिंग है। इट वॉज अ हॉल, जो असेंबली हॉल था ये एक ऐसा हॉल था जिसमें पिलर्स थे और थिक वॉल्स थे। पिलर्स थे और वॉल्स कैसी थी, वॉल्स यहाँ की थिक थी। पीपल प्रोबेबली असेंबल्ड हियर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इशूज। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोग असेंबल होते थे इंपॉर्टेंट इशूज को डिस्कस करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बिल्डिंग्स इन द लोअर टाउन। लोअर टाउन में जो बिल्डिंग्स है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कम्स द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड इन द लोअर टाउन। लोअर टाउन में क्या पाया जाता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पाई जाती हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि वी नो कि यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे और ये ज़्यादा बड़ा था एरिया में एज कम्पेयर टू द सिटाडेल। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स यहाँ पे पाई गई हैं लोअर टाउन में। जो हाउसेस थे वो या तो 1 फ्लोर थे या तो 2 फ्लोर थे और उसमें फ्लैट रूफ्स होती थी। सो आई एम अंडरलाइनिंग यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है और फिलअप्स में आ सकता है। हाउसेज वर 1 और 2 स्टोरेज हाई। जो हाउसेज थे वो कितने थे, 1 या फिर 2 स्टोरेज हाई थी और इसमें कैसी रूफ्स थी, फ्लैट रूफ्स थी। बिल्ट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, किससे बने हुए थे ये, बेक्ड ब्रिक्स और थिक बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे और थिक स्ट्रॉन्ग वॉल्स थी जो कि प्लास्टर्ड है, जो कि प्लास्टर की हुई थी। मोस्ट हाउसेस हैड अ कोर्टयार्ड विद रूम्स अराउंड इट, अ बाथरूम एंड अ किचन एंड अ वेल। ये वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन था मोस्टली हाउसेस में। क्या कॉमन था कि हर एक घर में ऑलमोस्ट हर एक घर में एक कोर्टयार्ड होता था जिसके चारों ओर रूम्स होते थे,
एक बाथरूम होता था और एक किचन और वेल होता था। टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम भी एक बहुत कह सकते हो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। ड्रेनेज सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं every 1 or 2 years or so. An excellent and well planned drainage system characterized the civilization. इस civilization का जो ड्रेनेज सिस्टम था दैट वाज एक्सीलेंट, वो एक्सीलेंट कहा जाता है बाय हिस्टोरियंस, और वो बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड था। जो बाथरूम्स थे उनमें स्लोपिंग फ्लोर्स थी, ठीक है, बाथरूम्स में स्लोपिंग फ्लोर्स थी, और ड्रेन्स थे जो कि स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थे। बाथरूम्स में दो चीज़ें थी, क्या थे, एक तो स्लोपिंग फ्लोर्स थे और ड्रेन्स थे जो कि बाथरूम्स को जो कि स्ट्रीट ड्रेन्स से कनेक्टेड थे। किचन्स में भी ड्रेन्स होते थे जो कि कनेक्टेड थे स्ट्रीट ड्रेन से। मेन ड्रेन्स रैन अलोंग द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। जो मेन ड्रेन्स थे, जो मेन ड्रेन्स हुआ करते थे वो स्ट्रीट के साइड में रहते थे। दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स, वो ब्रिक्स से कवर्ड रहेंगे। ड्रेन्स हैड मैन होल्स, जो ड्रेन्स हैं उनमें मैन होल्स थे जिस सो दैट दे कुड बी क्लीन रेगुलरली। ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो ड्रेन्स है वो उनमें मैन होल्स थे ताकि वो रेगुलरली क्लीन करे जा सकते हैं, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट पीपल, इससे हमें पता चलता है कि जो वहाँ के लोग थे उस समय के, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे हाइजीन और सैनिटेशन को।